भारत के अंदरूनी इश्यूज में सबसे अहम क्या था जिस पर बीजेपी को वोट मिला? बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपने जो सवाल पूछा है, मेरे ख्याल से ये मुद्दा उठा ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदुस्तान का जो कंपेलिंग इशू था, जिसके ऊपर चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा हुआ, वो है नेशनल सिक्योरिटी और किस तरीके से हिंदुस्तान की हैसियत बढ़ाई है इन्होंने बाहर के मुल्कों में। तो उसी की चर्चा होती थी, पर यहाँ पर मुद्दा कुछ और था। यहाँ पर जो लोगों की बदहाली और मुफ़लिसी का जो दौर से लोग बाग गुज़र रहे थे और जिस तरीके से लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम अ मेजर इश्यू। दूसरी बात यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बचाया जाए? ये जब है ना, इन्होंने बीजेपी ने अपना नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ, ख़ास के जो दलित, जो कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के सेफगार्ड्स पे सर्वाइव करते हैं, जिनको कि जॉब रिज़र्वेशन मिलता है, उनको इस बात का खौफ हुआ कि बीजेपी जो कि अपर कास्ट पार्टी है, वो उनको जो अगर 400 सीटें मिल गई, तो अब की बार वो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करके ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे जिसके अंदर कोई जॉब रिज़र्वेशन नहीं होगा। क्योंकि उनका जितना सपोर्ट बेस है, वो सब चाहता है, ख़ास के जो अपर कास्ट है, वो चाहता है कि रिज़र्वेशन की एक मियाद थी, वो ख़त्म हो गई। अब है ना, इनको फिर से सब सीटें जितने मेरिट बेस्ड होना चाहिए। तो ये सब मुद्दे थे। पर आपको मैं बता दूँ कि इस पूरे चुनाव में जिस चीज़ के बारे में आप ज़िक्र कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी या फ़ॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज़ों का कोई ज़िक्र ही नहीं हुआ। तो अभी अगर हम इंतखाबात में देखते हैं तो बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन की गई, ख़ास तौर पे आप अभी उसको रेफ़र भी कर रहे हैं, उसने मुल्क में मजहबी बुनियादों को पर भी मज़ीद तक़सीम डाली है। तो किस हद तक इनका इंतखाबी बयानिया जो है इस पॉलिसी में जो आगे बनने जा रही है उसमें नज़र आएगा? देखिए, इनको जो सीटें मिली हैं तकरीबन 300 के नीचे रहेंगी एनडीए की। इनको एलाइज़ की मदद चाहिए होगी। अगर एलाइज़ नेगोशिएट करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि कई सारी चीज़ें जो बीजेपी उठा रही है, ख़ास के जो मज़हबी इश्यू से ताल्लुक़ रखती है, उनको इनको कुर्बान करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इन चीज़ों को ना उठाएँ। क्योंकि बीजेपी पहले भी पावर में रह चुकी है। 2004 में जब इसको शिकस्त मिली, उसके पहले जब थी, तो इन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था जब मेजॉरिटी में आएँगे तो हम अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करेंगे, और उन्होंने तमाम चीज़ें ऐसी करी जिसके अंदर कोई भी सेक्युलर पार्टी से मिल-जुल इसको रखती हो। तो मेरे ख़्याल से बीजेपी को अगर सरकार में आना है, चलाना है, तो उनको फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसमें उनको कई सारी चीज़ों से अपने को जेटसन करना पड़ेगा, ख़ास के जितना मज़हबी मामला है, और इनको एक नॉर्मल सरकार की तरीके से अपनी सरकार चलानी पड़ेगी। संजय, पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ इन इंतखाबात में बहुत से बयानात इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थे। क्या भारत में कोई हलके ऐसे हैं जिनको तशवीश है इस तरह के बयानात पर और भारत में अक़लियतों के हकूक़ के बारे में? नहीं, लोगों को इस बात की बहुत परेशानी है जिस तरीके से मोदी साहब ने जिस तरीके के बयान दिए। पर मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत मिली है। ख़ासकर यहाँ की जो अक़लियत है उसी के खिलाफ बात करी और बीच-बीच में यहाँ पर प्रोवोक करते थे हिंदू कंसोलिडेशन के लिए। पर यहाँ पर मेरे ख़्याल से कुछ हद तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं थोड़ी-सी आवाज़ उठाई थी, पर जितने जोश-खरोश के साथ उठानी चाहिए थी नहीं उठाई। उनको इस बात का खौफ़ था कि जितना हिंदू मोबिलाइज़ेशन और कंसोलिडेशन हो गया है इस कम्युनल कैंपेन की वजह से, उसमें ऐसा ना हो कि जो उनके खिलाफ पार्टियाँ खड़ी हैं, उनको नुकसान हो जाए। तो इस बात से मेरे ख़्याल से वो कॉन्शियस थे काफ़ी हद तक कि अपने को नुकसान ना करें। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस और तमाम जितनी भी नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं, जिन्होंने अलायंस बनाया था, उनको काफ़ी मुस्तैदी के साथ जो उनकी कैंपेन उनके खिलाफ है ना, बोलना चाहिए था। और टैक्टिक्स रही होंगी, उनको लगा होगा कि पावर में आ जाएँगे तो वहाँ चीज़ों को ठीक कर देंगे। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो संजय, भारत के सेक्युलरिज्म पर अक्सर अब देखते हैं हम रिसेंटली तनकीद होना शुरू हुई है। क्या भारत का नया चेहरा अब सेक्युलर से ज़्यादा हिंदू रियासत का होगा? मुझे नहीं लगता, मेरे ख़्याल से हम लोग है ना वापस है ना कुछ कदम खींचेंगे। जिस तरीके से मिस्टर मोदी आगे बढ़ते चले जा रहे थे हिंदू कंसोलिडेशन के बारे में, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लूरल सोसाइटी है, उसमें एक लिमिट के आगे वो नहीं जा सकते। हिंदुस्तान की जो पूरी पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर आप देखें तकरीबन 20%
अक़लियत है, फिर शेड्यूल कास्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, कई सारे लोग हैं और सब अगर इकट्ठे हो जाते हैं जैसे अब की बार हुए काफ़ी हद तक, तो इनको कई जगह पे शिकस्त मिल सकती है। ये कंसोलिडेशन इनको एक ना लेसन दे रहा है कि हिंदुस्तान की जो शक्ल है, किसकी जो इसकी जो है फितरत है, वो इस तरीके की नहीं कि इट बिकम्स अ हिंदू स्टेट। यू हैव टू टेक एवरीबॉडी अलोंग और ये वाली बात मेरे ख़्याल से इस चुनाव का सबसे बड़ा लेसन है और आप देखेंगे कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है या कुछ होता है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें फिर से वापस आएँगी। संजय, लास्ट पे बिल्कुल दिल्ली के रिजल्ट्स जो इंतखाबी नताए जब तक सामने आए हैं उसके बारे में बताइए। आम आदमी पार्टी अपेरेंटली तो नज़र नहीं आ रही कहीं, बीजेपी ने बहुत ज़्यादा सीट्स ली हैं। बहुत बड़ा सेटबैक रहा है उनके लिए जिन्होंने उम्मीद करी थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर साथ लड़ेगी। पर मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने आखिरी दिनों में दिखाई पड़ रही है। इनके जो चीफ मिनिस्टर साहब, उनके नेता जो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है और जो पार्टी है वो अपने आप में आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो बिजली, सड़क, पानी वाली पार्टी है, सिविक इश्यूज़ उठाती है। उनको कोई भी परहेज़ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी कि बीजेपी को सपोर्ट करने करने में। तो मुझे लगता है कि इनके कई सारे जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया और आने वाले दिनों में वो लोग काफ़ी हद तक इनको जोड़ेंगे, या तो इधर जाएँगे या कांग्रेस में जाएँगे क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक पार्टी फिर से उभर रही है। तो जो बेसिकली राहुल गांधी ने करीब 6000 आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो डिवाइड हुआ है। बहुत शुक्रिया संजय।